अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में दुश्मनियों की तारीख तो बहुत पुरानी है, लेकिन हालिया कुछ अरसे में एक दुश्मनी इतनी ज़्यादा चली है कि दोनों जानिब से कीमती जानों का नुकसान हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ तीफ़ी ग्रुप और बलाज ग्रुप की दुश्मनी की। ये दुश्मनी कब शुरू हुई और अब इस दुश्मनी में कितनी मरतबा ट्विस्ट आ चुके हैं, जो सुलह के कितने मौके इनको दिए गए और अब इन मौक़ों में किन किन मौक़ों पर इन सुलह पर जो पैरामीटर्स पर अमल किया गया या नहीं किया गया, ये तमाम हक़ाइक़ जानने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं नुमान शेख। नुमान शेख एक्सप्रेस न्यूज़ में हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं और इस जो हालिया सुलह हुई है उस बैठक में ये मौजूद भी थे। नुमान से इस तमाम अहवाल के हवाले से पूछ लेते हैं कि मुस्तकबिल में कैसर बट, बलाज ग्रुप और तीफ़ी ग्रुप के दरमियान जो एक सुलह का मुआहदा तय पाया है, उसमें ये किस हद तक अमल पैरा होंगे या नहीं होंगे, या फिर बट ग्रुप और बलाज ग्रुप की एक नई दुश्मनी का जो है वो आगाज होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान, तीफ़ी ग्रुप और बलाज ग्रुप की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है, अब कुछ इस सवाल बताइए, इस दुश्मनी की असल वजह क्या थी? पहले तो देखिए हारून, ये बहुत पुरानी कहानी है। 1950 की दिहाई में एक नत्थू पहलवान हुआ करता था जो कि नत्थू कोचवान के नाम से जाना जाता था। ये शालमी चौक में इसका घर था, जहाँ पर ये बड़ा डील डॉल वाला और बड़ा खूबसूरत जवान था। ये लोगों के वहाँ पर फैसले करवाने लग पड़ा कोई मुख्तलिफ लड़ाइयों के। 1950 की दिहाई में एक दिन नत्थू पहलवान अपने तांगे पर जा रहा था कि एक शख्स ने छुरियाँ मारकर उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद वहाँ पर अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला, जो कि बहुत मशहूर हुआ, ये उसका बेटा था। ये भी बहुत ठीक ठाक डील डॉल वाला था और पहलवानी का शौक़ रखता था। इसने अपनी उसी शालमी वाली जगह पर अखाड़ा बनवाया। अखाड़ा बनवाने के बाद इसने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दिया। उसी ट्रांसपोर्ट के काम की वजह से इसका नाम ट्रक्का वाला के नाम से मशहूर हो गया और ये अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला के नाम से जाने लगा। अब ट्रांसपोर्ट के काम में क्योंकि बहुत पैसे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना असर व रसूख भी बढ़ाना शुरू किया। उस वक़्त की जो सियासी शख्सियात थी, इवन जो वज़ीर आला उस वक्त के जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, वो भी इसको जानते थे और इसकी आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ दोस्ती होनी शुरू हुई। फिर पूरे एशिया से पहलवान वहाँ पर आते थे। उस अखाड़े में जो है वो मुख्तलिफ, जो कह लें कि आप पहलवानी, वो दाव करतब सिखाए जाते थे, कुश्तियाँ होती थी। उसके बाद उसी इलाके के रहने वाले थे तीफ़ी और गोगी बट, ख्वाजा तारीफ गुलशन और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट। ये करीब ही जो ग्वाल मंडी का इलाका, वहाँ पर रहते थे। ये कारोबारी शख्सियत के नाम से मशहूर थे, लेकिन इसके अलावा इनके पास काफ़ी लोग आके बैठते थे, तो इनका भी असर रसूख काफ़ी ज़्यादा था। पहली जो इनकी आपस में बातचीत हुई, कोई कह लें कि वो एक क्रिकेट मैच से हुई, जिसमें शालमी के लड़के और ग्वाल मंडी के लड़के आपस में खेल रहे थे। उनका आपस में झगड़ा हुआ, जो कि टीपू पहलवान, उस वक़्त अमीरुद्दीन जो ट्रक्का वाला पहलवान था, इसने वो हल करवा दिया। वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद शालमी के अंदर एक दुकान थी, उस पर इनका कुछ झगड़ा होता है, जो कि तीफ़ी बट जो है वो पहले से ले चुका हुआ था, वो बनवाना चाहता था वहाँ पे। जिस वक्त कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो बिल्ले पहलवान के पास लोग आ गए कि ये तो हमारी जगह थी। वहाँ से इनकी आपस में जो है पहली दफ़ा मुँह मारी होती है, गालम गलोच होती है, लेकिन उसका भी फैसला हो जाता है। और उस वक़्त जो लोग थे वहाँ के, वो ये कहते थे कि इन्होंने दिलों में अपने जो है खलिश रख ली है। उसके थोड़े ही अरसे बाद वहाँ पर जो बिल्ला पहलवान का डेरा बना हुआ था, वहाँ पर हनीफ़ा और बाबा, इनका वालिद जो है वो मज़दूरी करता था, मेहनत मज़दूरी। ये दोनों लड़के बहुत जवान थे। ये बिल्कुल इसके बेटे जो टीपू पहलवान मशहूर हुआ बाद में, उसके हम उम्र थे। इनकी आपस में दोस्ती भी बहुत थी। बिल्ले पहलवान ने क्योंकि अब ज़रा अपना असर और रसूख बना लिया था, तो टीपू के साथ इन दोनों को अटैच कर दिया बतौर गनमैन। उसके थोड़े ही अरसे बाद अंदरून में ही अमीरुद्दीन तारा नाम का एक शख्स कत्ल हो जाता है। उस कत्ल का मुकदमा उस वक़्त जो इसका बेटा था आरिफ अमीर उर्फ टीपू पहलवान, टीपू ट्रक्का वाला, उस पर हनीफ़ा और बाबा पर, इन तीनों के ख़िलाफ़ दर्ज होता है। जिस वक्त वो मुकदमा दर्ज होता है तो उस वक़्त जो बिल्ला ट्रक्का वाला है वो इन दोनों को कहता है कि ये तुम अपने सर ले लो, उसमें मैं बाद में तुम लोगों को आराम से निकाल लूँगा। वो ऐसा ही करते हैं। ये टीपू को उस मुकदमे से निकाल लेता है। उसके बाद हनीफ़ा और बाबा की जो है उनकी पैरवी नहीं करता। जिस वक्त उनकी पैरवी नहीं करता तो जेल में जो लोग बताते हैं कि तीफ़ी और गोगी भी उस वक्त जेल में होते हैं। उस वक्त हनीफ़ा और बाबा की इनसे मुलाकात होती है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसी प्लानिंग नहीं होती।
वहाँ पर हनीफा और बाबा ये ज़रूर कहते हैं कि हमने बाहर निकल कर जो है वो इससे बिल्ला ट्रका वाले से बदला लेना है। उसके कुछ अरसे बाद वो लोग बाहर आते हैं। बिल्ला ट्रका वाला जो है ये अपने डेरे पर ही बैठा होता है। उस वक़्त वो लोग फायरिंग करके इसको कत्ल कर देते हैं। जब इसको कत्ल करते हैं तो जो लोग बताते हैं कि उसके बाद हनीफा और बाबा ने जाकर तीफ़ी भट्ट के पास पनाह ले ली, और वो मुकदमा जो दर्ज होता है उसमें तीफ़ी और गोगी इसी वजह से नामजद हो जाते हैं कि हनीफा और बाबा ने उनके पास पनाह ली होती है। तो बेसिकली इस दुश्मनी का आगाज़ जो हनीफा और बाबा की पनाह लेने से शुरू होता है। पनाह लेने से शुरू होता है, और उसके बाद उस वक़्त लाहौर में एक गैंगस्टर्स जो हैं वो डॉन बने होते हैं। हुमायूं गुज्जर होता है, उसमें पोला सुनियारा होता है, टॉप 10 के जो थे उस वक्त सारे। इश्तिहार। जब ये मीरुद्दीन बिल्ला ट्रका वाला कत्ल हो जाता है तो उसकी गद्दी जो है वो आरिफ अमीर और टीपू ट्रका वाला जो है वो संभाल लेता है। बेटा जो उसका बहुत तेज़ होता है, ये अपना कारोबार भी फैलाता है बहुत ज़्यादा और असर व रसूख भी फैलाता है। और जो मुबैना तौर पर जितने भी उस वक़्त के टॉप 10 थे वो बारी बारी पुलिस मुकाबलों में मारे जाते हैं, जिसमें यह भी कहा जाता है कि उनमें सारी पुष्पनाई जो है वो टीपू पहलवान की थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबरी के हवाले से या उनको बचाने के हवाले से? नहीं, उनको मरवाने के हवाले से, पुलिस को मुखबरी के हवाले से। उसके बाद तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट, इन दोनों के दरमियान एक लोगों ने जो है वो ये बना देते हैं कि ये दुश्मनी शुरू होगी। उस वक़्त ये दो ग्रुप बन जाते हैं, एक तीफ़ी भट्ट ग्रुप, गोगी भट्ट ग्रुप, और दूसरा टीपू ट्रका वाला ग्रुप। इसी दौरान ये दुश्मनी पनपती है और जो लाहौर की सेशन कोर्ट है इसमें टीपू एक पेशी पर जाता है, वहाँ पर उस पर अटैक होता है, और उस अटैक के दौरान कोई इसके 6 गनमैन और मज़ीद कोई 6 से 7 लोग, कोई 11 से 12 लोग जो है वो कत्ल हो जाते हैं। उस वक़्त टीपू भी शदीद ज़ख्मी होता है। वो मुकदमा भी तीफ़ी, गोगी, ख्वाजा एहसान, मियाँ एहसान, जो उसके अलावा आबद बॉक्सर भी, इन सब के ख़िलाफ़ दर्ज हो जाता है। ये मुकदमा वो था कि जिसमें बाकायदा एक दुश्मनी का आगाज़ हो जाता है। टीपू उसमें बच जाता है। बचने के बाद उस वक़्त पुलिस ऑफिसर जो मौजूद थे उनको अब ये लगता है कि ये दोनों शहर के अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। उस वक़्त चौई शफ़क़ात थे जो SSP, वो उमर विर्क, ये सब मिलकर कोशिश करते हैं कि इनकी सुलह हो जाए। इसी सुलह के दौरान जो नत ग्रुप है एक हमारे बॉर्डर वाली साइड का, उनके 5 अफराद लक्ष्मी चौक में कत्ल हो जाते हैं। उसका मुकदमा उस वक़्त बताया जाता है कि चौई शफ़क़ात के कहने पर टीपू के ख़िलाफ़ दर्ज हो जाता है, क्योंकि वो नत ग्रुप जो था वो तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के काफ़ी क्लोज था। लोग ये कहते हैं कि वो दोनों मुकदमों को आपस में बराबर करने के लिए मुकदमा उन पर दर्ज होता है, क्योंकि जो टीपू पर हमला हुआ था उसका मुकदमा तीफ़ी और गोगी के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ था। जो नत ग्रुप पे हमला हुआ और उसमें 5 अफराद मारे गए, उसका मुकदमा जो है वो टीपू ट्रका वाले पे दर्ज हुआ। इन दोनों मुकदमों से दोनों पार्टियां जो हैं वो बरी हो जाती हैं। उधर भी कोई इल्ज़ामात साबित नहीं होते, इधर भी कोई इल्ज़ामात साबित नहीं होते। CIA कोतवाली में एक बैठक होती है जिसमें तमाम जितने भी टीपू ट्रका वाले के रिश्तेदार थे वो जो उसके साथ होते थे, तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट और इनके जितने लोग थे, ये सब बैठते हैं वहाँ पर सुलह के लिए। वहाँ पर सुलह कहते हैं कि बहुत करीब पहुँच जाती है, लेकिन कुछ इंतशार पसंद अनासिर बीच में से खड़े होते हैं। वो टीपू को ये कहते हैं कि तुम्हारे वालिद के कत्ल का मुकदमा भी इन पर हुआ था, इन्होंने तुम पर पहले भी अटैक किया था, ऊपर से उनको भड़का देते हैं, तो वो सुलह ख़त्म हो जाती है। उसके बाद तो चंद साल बाद टीपू जो है वो अपनी तमाम तर फैमिली जो है वो बाहर शिफ्ट कर देता है। बलाज भी, बेगम भी अपनी, और फ़तेह और ये मौसब, ये सब बाहर शिफ्ट हो जाता है दुबई। टीपू वक्तन फ़वक्तन बाहर जाता है, इनसे मिलता है, वापस आ जाता है। इसी दौरान जब ये 2012 में वापस आता है दुबई से, तो एयरपोर्ट पर इस पर हमला होता है, जिसमें ये तकरीबन इसके कोई 8 से 9 गोलियां लगती हैं। मियो हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, उस वक्त भी मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूँ इसकी। तो वहाँ पर ये 48 घंटे बाद टीपू की डेथ हो जाती है। वो मुकदमा भी तीफ़ी और गोगी भट्ट के ख़िलाफ़ दर्ज होता है, जिसमें बाद में जो है वो साबित उसमें भी नहीं होता। उस मुकदमे के बाद बलाज फौरी तौर पर वापस आता है, क्योंकि अब घर का बड़ा बेटा वो ही होता है। उम्र उसकी को 16 साल के करीब थी उस वक्त। ये वापस आता और आकर अपने वालिद की गद्दी संभालता है। उस वक़्त ये बिल्कुल इमेच्योर सा होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी अपना असर व रसूख बनाता है। लेकिन वो कई जगह सोशल मीडिया पर अपने इंटरव्यू देता है, उसमें वो कहता है कि मैं इस दुश्मनी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। जिसके बाद इसकी तीफ़ी भट्ट से जो है वो फ़ोन पर भी बात शुरू हो जाती है,
और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ये इतने क्लोज हो गए थे कि ये अपनी फैमिलीज भी एक दूसरे के घर भेजने लगते हैं। कि 2017 में जो है तीफी भट्ट के घर के बाहर, जो नसीराबाद में है, और गोगी भट्ट के घर के बाहर फायरिंग होती है। जब उसकी तफ्तीश होती है तो उस वक्त पता चलता है कि ये बलाज ने की। और बलाज के करीबी दोस्त जो है वो ये बताते हैं कि इसके दोस्तों के उकसाने पर कि तू क्या सुलह कर रहा है, ये तो तुम्हारे वालिद और दादा के कत्ल में थे। तो उसके बाद ये जो है इसका मुकदमा दर्ज होता है बलाज के खिलाफ, वो गिरफ्तार भी होता है और ये सुलह की कोशिश एक दफ़ा फिर दम तोड़ जाती है। यानी कि अब फिर हम ये कह सकते हैं जब तीसरी नस्ल के अंदर ये दुश्मनी ट्रांसफ़र हुई है तो उस पे बलाज ने जहाँ पर सोशल मीडिया पे ये बयानात दिए कि मैं इस दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता हूँ, वहीं पसे पर्दा उसने इस दुश्मनी को हवा भी दी है। देखिए, उसके साथ ऐसे लोग मौजूद थे उस वक्त जो कि बताते थे कि बलाज जो है वो नहीं चाहता इस दुश्मनी को आगे बढ़ाना, लेकिन लोगों के उकसाने पर वो भी इश्तिहाल में आ जाता था कि जब वो सुनता था कि मेरे वालिद पर इस तरह अटैक हुए, मेरे वालिद को इन्होंने कत्ल करवाया, तो उस वक्त वो भी इश्तिहाल में आ जाता था। लेकिन कानूनी तौर पर तो बिला ट्रका वाले या उसके दादा के कत्ल के जो मुकदमा तीफी भट्ट या गोगी भट्ट के ऊपर जो दर्ज हुए, कानूनी तौर पर तो साबित भी कुछ नहीं था हो सका। ये तो सिर्फ लोगों की बातें, इतनी समझ होती है इंसान में। देखिए, ये लोगों की बातें थी, लेकिन वो हमारे शहर का माहौल ऐसा है कि वहाँ पर सारे ही, आप पंजाबी में जिस तरह कहते हैं, लाई लग है, डेरेदारी के अंदर लाई काम चलता रहा। और इसी चक्कर में कई खानदानों के जो घर हैं वो पाल रहे हैं। वो लोग इन्हीं की दुश्मनी को भड़का कर तो दोनों तरफ चल रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो अब ये रिसेंट, अब आप एक बैठक के अंदर बैठे हैं जिसमें कैसर भट्ट और तीफी भट्ट की एक बहुत बड़ी सुलह हुई। कैसर भट्ट जावेद भट्ट के कत्ल के अंदर जो है वो मुलव्वस रखा गया उनको, उनकी निशानदेही भी उनकी मिसेज ने पहले याद करवाई थी। फिर ये तमाम चीज़ें जब आगे चलती हैं तो यकदम जो कैसर भट्ट बलाज फैमिली के साथ दो जिस्म और एक जान वाला हाल था, वो एकदम अलहदा क्यों हो गया? क्या वजह बनती है कि वो इस सुलह के अंदर शामिल नहीं रहे बलाज फैमिली? देखिए, जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था सारी कहानी, इसी के बाद बलाज का मर्डर हो जाता है, जो 1 साल ही हुआ अभी उसको। बलाज के मर्डर के बाद सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलती है, जस्टिस और बलाज, और उसमें कैसर भट्ट इंट्रोड्यूस होता है। कैसर भट्ट इनकी फैमिली का बड़ा बनकर आता है और कैसर भट्ट और इनके जो ख़ानदान था उसमें भी सुलह जो है वो तकरीबन 3 से 4 साल कबल ही हुई है। उससे पहले ये दोनों भी एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, लेकिन कैसर भट्ट हर जगह पर अमीर मौसब और अमीर फतेह के साथ नज़र आता है। इनका बड़ा भाई बनकर वो इनके साथ खड़ा होता है। यही वजह थी कि जब तीफी भट्ट का जो बहनोई है जावेद भट्ट साहब, वो जब कत्ल होते हैं तो उसका मुकदमा भी अमीर फतेह और कैसर भट्ट पर दर्ज हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर उनको ललकार भी रहे थे। और ललकारने के बाद जो है उस जो पुलिस के पास इब्तदाई क्लूज थे उस कत्ल के जावेद भट्ट के, वो अड्डे तक जा रहे थे ट्रका वाले के। जब ये हो जाता है तो उसके बाद ये कहते रहते हैं कि हम कानून में पेश होंगे, अदालतों में, थानों में, लेकिन ये बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद ये इश्तिहारी हो जाते हैं। जिस तरह गोगी और तीफी भट्ट जो हैं वो बलाज के कत्ल में इश्तिहारी थे, अमीर फतेह, ये कैसर भट्ट और अमीर फतेह शुरू में थे, फिर उन्होंने जमानत करवा ली, फिर जमानतें इनकी मनसूख भी हुई, लेकिन मौसम ने अभी तक जमानत भी नहीं करवाई और उसमें वो इश्तिहारी भी है। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो ये पता चला कि कैसर भट्ट का और जो अमीर फतेह है, इन दोनों का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। इस कत्ल के तमाम तर प्लानिंग जो है वो मुबैना तौर पर अमीर मौसब ने की, जो बड़ा भाई था, जो बड़ा बलाज से छोटा। उसके बाद पुलिस जब मज़ीद तफ्तीश करती है तो उन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लेती है जिन्होंने जावेद भट्ट को कत्ल किया। उस कत्ल में एक आरा भट्टी नाम का किरदार है जिसने अमीर मौसब के साथ उन दोनों शूटर की मिलवाया। वो अभी तक मिसिंग भी है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। और तमाम तर पुलिस तफ्तीश के मुताबिक क्लूज जो हैं वो अमीर मौसब तक जाते हैं। जब ये चीज़ें खुलती हैं तो उसके बाद जो अंदर की खबर ये है कि कैसर भट्ट 1-2 जगह पर बड़े हमें दावे से अंदरून की मार्केट का कोई मसला था, वहाँ पर अमीर मौसब को कहता है कि यार इसको छोड़ दें, ये काम ना करें। उसके अलावा कई जगह पर और वो इनको मशवरे देता है, लेकिन वो मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं, वो उसकी बात ही नहीं मानते। तब जाकर उसको दूरियां पैदा हुई हैं। उसको ये एहसास हुआ कि मैं इनके साथ इतना आगे बढ़कर चला, इतना मैंने इनका साथ दिया, तो ये लोग तो मेरे कहने सुनने में ही नहीं है, ये बस मुझे नाम का बड़ा भाई कहते हैं। और इसका इजहार भी उसने 1-2 जगह किया है। जिसके बाद जो इनकी फैमिली के जो ये सारा ग्रुप है, बसीन गांव से लेकर लखू डेर तक, इनके जो करता धरता है वो शफकत बग्गा भट्ट साहब हैं। उनका तीफी भट्ट से कोई 35 साल पुराना ताल्लुक़ है।
वो तीफ़ी भट्ट साहब से बात करते हैं जी कि इस तरह हमारा जो कैसर भट्ट है, क्योंकि हमारी फैमिली का ही बच्चा है, हमारा ख़ानदान है, इसका हम हर तरह से कहते हैं कि कत्ल में कोई ताल्लुक़ नहीं है जवेद भट्ट के, तो इसको आप माफ़ी दें। वो ये कहते हैं कि मुझे ठहर दें, थोड़ा वक्त दें। जिस वक्त वो अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर लेते हैं, अपने ज़राए से भी पुलिस की तफ्तीश में भी आ जाता है कि कैसर भट्ट का कोई ताल्लुक़ नहीं, वो उन्हें ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। जिसके बाद बग्गा भट्ट साहब ये कहते हैं कि सर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की सुलह हो जाए, तो तीफ़ी भट्ट साहब उन्हें ग्रीन सिग्नल देते हैं कि सुलह आप जैसे मर्जी कर लें। यहाँ पर बग्गा भट्ट साहब कहते हैं जी अगर ट्रकों वाले खानदान ने शुरा करनी पे, अगर तुसी जिस तरह कर लोगे भट्ट साहब, मैं कभी ना ही नहीं की, मैं आमीन कवांगा। उसके बाद सुहेल शौकत भट्ट जो मिनिस्टर हैं, उनको भेजा जाता है दुबई अमीर मौसम के पास। वो सुलह की बात करते हैं लेकिन वो इनकार कर देते हैं। उसके बाद जो इसरार भट्ट साहब है, कैसर भट्ट के बड़े भाई, वो जाते हैं सुलह की बात करने, लेकिन उनको भी इनकार हो जाता है। फिर कैसर भट्ट को भेजते हैं, क्योंकि कैसर भट्ट उनके काफ़ी क्लोज रहा होता है। वो कैसर भट्ट को इसलिए भेजते हैं कि एक इसकी आजमाइश भी हो जाए कि वो लोग इसकी भी सुनते हैं कि नहीं, लेकिन वो कैसर भट्ट को भी ना कर देते हैं। कैसर भट्ट उन्हें सारा समझाता भी है लेकिन वो ना कर देते हैं। जिसके बाद ये वापस आते हैं तो ये फैसला करते हैं कि अब ट्रक्का वाले ख़ानदान से हम कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, और तीफ़ी भट्ट के घर जाकर जो शब रात की रात सुलह कर लेते हैं। अच्छा, मैं नुमान आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि अमीर मौसम इस सुलह में शामिल नहीं होना चाहते, वो सुलह नहीं करना चाहते? क्योंकि अब वो एक नई जनरेशन में है, तीसरी जनरेशन से उसका भी ताल्लुक़ है। वो भी देखता है कि लड़ाई झगड़े के अंदर कुछ नहीं रखा सिवाय अमवात के अलावा। उन्होंने अपनी जवान लाशें भी उठाई हैं, उन्होंने अपने बुज़ुर्गों की लाशें भी उठा ली। तो क्या एक अच्छा मौका नहीं था कि शहर में भी अमन हो जाता, उन लोगों की फैमिलीज़ को भी ज़रा सुकून मिल जाता? कोई ऐसी ख़ास वजह है जिस पे मौसम ने ये पहल नहीं की है, या अभी भी कोई एतमाद का फुकदान है कि शायद कोई तीसरी पार्टी ऐसी जो एतमाद बहाल कर सके और फिर इस दोनों पार्टियों में सुलह हो जाए? देखिए, जो बग्गा भट्ट साहब से मेरी मुलाकात हुई उसमें बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई। उसमें उनका यही कहना था कि जो अमीर मौसम फैमिली है उनके करीब अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इंतशार फैला रहे हैं, जो कि इस सुलह को नहीं होने देना चाहते। बाकी जो मेरी अगर आप अपनी ज़ाती राय पूछे तो अमीर मौसम जो है वो और उनकी फैमिली इस कर्ब से गुजरे हैं कि उन्होंने अपने दादे की लाश भी देखी, बाप की भी देखी, और बाप जैसे बड़े भाई की भी देखी। तो वो उस कर्ब से जब तक बाहर नहीं आएंगे तो बहुत मुश्किल है कि वो सुलह की तरफ आएँ। दूसरी जानिब अब ये जो सुलह हुई है कैसर भट्ट की और तीफ़ी भट्ट की, इसमें उन लोगों का, बग्गा भट्ट का ये कहना है कि हमने ये भी फ़ैसला किया है कि अगर अमीर मौसम हमें खुद सुलह के लिए कहेगा तो हम उसमें पुल का किरदार अदा करेंगे। अब क्योंकि कैसर भट्ट वगैरह जो है वो अमीर बलाज के भी काफ़ी क्लोज़ रहे हैं, आगे से मौसम के भी बहुत क्लोज़ रहे हैं, और तीफ़ी भट्ट के साथ भी उनकी सुलह हो गई है। अब वो कहते हैं कि हम एक ही फैमिली है। तो अब ये वो लोग हैं जो कि मेन पुल का किरदार अदा कर सकते हैं मुस्तकबिल में। आज नहीं, कुछ अरसे बाद दोनों फैमिलियों को कायल करके एक बड़ी सुलह हो जाए तो इस शहर में वाकई बहुत अमन हो जाएगा। एक इंसानी फितरत है कि जो आपके बहुत ज़्यादा करीब रहा हो और जब वो दूर हट जाए आपसे तो फिर थोड़ी सी खलिश दिन के अंदर पैदा होती है। तो आप समझते हैं कि बलाज फैमिली और भट्ट फैमिली के दरमियान जो एक खलीज अब हायल हुआ है सुलह के बाद, तो क्या इन दोनों के दरमियान कोई खलिश पैदा हुई है? कुछ अमन जिसे समझा जा रहा है कि शायद अमन पैदा हो जाएगा, तो अमन बिगड़ तो नहीं जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कैसर भट्ट जो है उसने जितना भी इनके साथ स्टैंड लिया है वो एक ज़ाहिरी तौर पर एक भाई बनकर बड़ा लिया है, बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन वो इनके किसी भी मुकदमे में ना तो कोई नामजद मुलज़म है या इनके साथ किसी भी मुकदमे में मुकदमावार है। तो वो एक स्टांस जो उस वक्त लिया जाता है, जो एक जस्टिस फॉर बलाज की एक पूरी सोशल मीडिया पर मुहिम चली थी, उसमें वो बढ़ चढ़ कर आगे हुआ है, और बाद में उसको भी एहसास हुआ जो वो पीछे हट गया अपनी फैमिली को देखते हुए, अपने फैमिली को कहते हुए। इसके अलावा कैसर भट्ट ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात मेरे साथ की थी कि उनका ये कहना था कि मैं अपने बच्चों को आगे देख रहा हूँ। मेरी सबसे बड़ी सुलह करने की वजह ये थी कि हम लोगों ने जो सारी ज़िंदगी दुश्मनियों में गुजारी है, हमारे बच्चे जो है कम से कम वो इन दुश्मनियों में ना पड़ें, उनका मुस्तकबिल जो है सेफ़ हो। अब यही सोच अगर उधर मौसम वगैरह की जाएगी, क्योंकि आगे बलाज के भी बच्चे हैं, वो भी अभी बहुत छोटे छोटे हैं, अगर अभी से उनके ज़हनों में ये दुश्मनी का अंसर डाल दिया जाएगा तो बड़े होकर वो भी फिर यही दुश्मनी को निभाते रहेंगे, वो भी अमन नहीं होगा फिर। तो अब आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त कैसर फैमिली, तीफ़ी फैमिली और बलाज फैमिली को जो यतीमी के साए हैं उनसे दूर रहने की ज़रूरत है? बिल्कुल, उनसे दूर भी रहने की ज़रूरत है। उसके बाद मुख्तलिफ जो और भी समाजी लोग हैं, जैसे कि ये तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट, ये मेरे ख्याल से तीफ़ी भट्ट गुज़िश्ता 38 साल से अकबरी मंडी के चेयरमैन हैं,
और यही वजह थी कि जावेद भट्ट की जिस दिन सुलह हो रही थी तो जावेद भट्ट की जानिब से तकरीबन तमाम ही मार्केटों के जितने ताजर थे, ताजर बरादरी, सदूर, चेयरमैन, वो सब आए हुए थे। इसी तरह उनकी तरफ से भी बहुत सी ऐसी शख्सियात थी जो कि सियासी और समाजी बहुत असर और रसूख रखती हैं। अब इन सारे लोगों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान सुलह करवाने के लिए। उसके अलावा जो हमारी पुलिस है उसको भी ये किरदार अदा करना चाहिए कि अगर कोई सुलह की बात हो रही है तो उसको ख़त्म करने की बजाय उसको जो है वो आगे लेकर चलें। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। शुरू में आपने तस्करा किया था कि इस दुश्मनी को बढ़ाने में किसी हद तक पुलिस का किरदार भी रहा। आप समझते हैं कि इस दुश्मनी को ख़त्म करने में पुलिस अपना किरदार अदा करेगी? क्योंकि जो पिछले दौर की जो पुलिस थी और अब आज के दौर की जो पुलिस है, थोड़ा सा फ़र्क है। रैंकर्स पहले बड़े आला उहदों के प्रोफाइल से, अब PSP अफसरान है ज़्यादातर। तो आप समझते हैं कि ये कुछ अपनी अकल को, समझ को, बूझ को इस्तेमाल करते हुए इस दुश्मनी की हवा को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे और प्यार, मोहब्बत और सुकून वाली फ़ज़ा कायम करने में कामयाब हो सकते हैं? पुलिस को किरदार अदा कर सकती है इस मामले में? देखिए, पहले के पुलिस अफसरान में ये था कि उनकी तैनातियाँ बहुत लंबी थी। उसके अलावा वो लोग भी एक शहरदारी निज़ाम चलाते थे, उनका असर और रसूख भी बहुत था। वो दोनों ख़ानदानों के क्लोज कोई ना कोई पुलिस अफसरान उस वक्त रहे हैं और वो उनके साथ उनका प्यार, मोहब्बत सब कुछ चलता था। मैं एक घरेलू ताल्लुक़ बने हुए थे, घर चलते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो लोग रिटायर हो गए, कुछ ज़िंदा हैं, कुछ वफ़ात पा चुके हैं। और अब जो पुलिस अफसरान हैं ये सारे CSP अफसरान हैं। इनको ये पता है कि इनकी शहर में तैनाती थोड़ा अरसे के लिए 2 साल 3 साल हो जाएगी या ज़्यादा से 4 साल रह जाएंगे, उसके बाद इन्होंने यहाँ से चले जाना है। अभी तक जो बलाज के मर्डर के बाद और जावेद भट्ट के मर्डर के बाद ये देखने में आया कि पुलिस ने तफ्तीश बहुत आला की है। ख़ास तौर पर CCP लाहौर जो बिलाल सदीक कमियाना ऊपर बैठे रहे और OCU से जो सारी तफ्तीश करवाते रहे, उसमें किसी तरह की भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जिससे ये लगा हो कि पुलिस जो है वो पार्टी बनी हुई है। ख़ास तौर पर जितने उस केस के मुल्ज़िमान थे उसमें जो बलाज का मर्डर था उसमें जो 5 मुल्ज़िमान थे जिसमें से 3 जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं क्योंकि कातिल खुद मकतूल हो चुका हुआ था। इसके अलावा जो दूसरा कत्ल था उसमें भी आरफ भट्टी जो एक मेन किरदार था, उसके अलावा बाकी दोनों शूटर्स गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो पुलिस ने केसों की तफ्तीश तो मेरिट पर रहते हुए खुद की है, लेकिन अगर दोनों पार्टियों की जानिब से कुछ सुलह की बात चलती है तो उसमें पुलिस जो है वो इतना किरदार ज़रूर अदा कर सकती है कि दोनों पार्टियों को वेपनलेस करे। जो इतने गनमैन लेके चलते हैं उसमें पुलिस उनको ये सिक्योरिटी दे कि ये इनको कहीं से अब ख़तरा नहीं होगा, तो फिर जाकर जो है पुलिस का इतना किरदार हो सकता है उसमें। बहुत शुक्रिया। नुमान हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बलाज फैमिली, कैसर भट्ट फैमिली और तिफ़ी भट्ट फैमिली के हवाले से जो है एक दुश्मनी की इब्तिदा से लेकर अब इस इख्तिताम तक की तमाम रुदात जो है हमें सुनाई है। और इसका जो क्रक्स यही निकलता है कि अब इन तमाम जो थर्ड जनरेशन इस वक्त चल रही है इन दोनों फैमिलीज़ की, बल्कि तीनों फैमिलीज़ की, उनको यतीमी के साए से दूर रखने के लिए अपने बच्चों को इस सुलह के जो है नागुज़ीर हो चुकी हुई है। देखते हैं आने वाले दिनों में बलाज फैमिली कब इनसे सुलह का हाथ बढ़ाती है और इस के जो बादल हैं यतीमी की मुकम्मल तौर पर जो है वो छटने में कामयाब होते हैं। दोबारा मुलाकात होगी, इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।